नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आप लोग आपत्तियां भी भर के भेज चुके हैं और अब बारी है मेंस परीक्षा की तैयारी की। जो लोग भी एक सुरक्षित लिमिट में हैं कट ऑफ की और उनको ऐसा लगता है कि वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे, तो उनको बिना वक्त गवाए, बिना समय व्यर्थ किए मेंस की तैयारी में लग जाना है। और आखिरकार ये मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इस क्या सिलेबस है, क्या तरीका है, क्या हमको बुक्स पढ़नी चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी के लिए क्या स्रोत लेने चाहिए, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो है, धैर्यपूर्वक देखिएगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार मेंस का सिलेबस जो है देख रहे हैं या पहली बार मेंस की तैयारी के लिए जा रहे हैं, और जो दोबारा मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, पहले कर चुके हैं, उनको तो और ध्यान से देखना चाहिए। उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनसे जो है क्या कमियां रह गई थी मेंस में पहली बार तैयारी में। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मेंस की परीक्षा कब होगी, और एक सबसे जो ज्वलंत प्रश्न है वो ये है कि जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जो स्टूडेंट ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो कट ऑफ को पार कर पाएंगे या कट ऑफ के नीचे ही रह जाएंगे, वो उनको क्या करना चाहिए। तो हम जो है इन सब चीज़ों पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन इस वीडियो के माध्यम से आरओ मेंस की तैयारी के लिए मिल सके, और आपको क्या करना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए, ये भी कवर हो चुके। हमने समीक्षा अधिकारी मेंस का बैच भी स्टार्ट कर दिया है। 11 तारीख से उसमें आंसर राइटिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 11 से आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी तो कंटेंट भी 11 से मिलेगा। कंटेंट आपको प्रवेश लेते ही मिल जाएगा। अगर आप आज प्रवेश ले रहे हैं, आज ही मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिख से लिखा हुआ है, पूरा वीडियो कोर्स है ये, और साथ में उत्तर लेखन कार्यक्रम है। ये दो अलग अलग सेगमेंट नहीं है, ये एक ही पूरे कार्यक्रम का यानी समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा बैच का हिस्सा है। और इसमें जो है आप लोग के बहुत मैसेज प्राप्त हुए ऑफिस के नंबर पर, और आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की उसके क्रम में एक कूपन कोड हमने जारी कर दिया है। जो आपकी फ़ीस निर्धारित की गई थी उसमें 1000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और ये डिस्काउंट आपको मिलेगा कब तक, 10 अगस्त तक, क्योंकि 11 अगस्त से हमारी मेंस आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब 11 अगस्त वो पहला दिन होगा जब उसमें आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तब तक जो है जब आप प्रवेश ले लेंगे, 5, 6, 7 दिन का जो समय है, क्योंकि रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, ठीक है, तो 2-3 दिन आपको जो है उसमें भी व्यस्त रहना है। इस बीच आप हर जो आपने कोर्स लिया है उसके वीडियो लेक्चर्स 1-1, 2-2 सभी के जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे वो मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो, निबंध लेखन हो, सभी के जो है गद्यांश वाला हो, वोकैबुलरी वाला हो, सभी का 1-1, 2-2 वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये हो जाए कि आप, क्योंकि आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ आना तो चाहिए, तो आप पहले सभी के 2-2 वीडियोस कम से कम देख लीजिए जिन पर आधारित आपको आंसर राइटिंग करनी है। बाकी आपको जो भी डिटेल में जाना हो, ये 3 नंबर आपके सामने दिए हैं, इन पे आपको जो है करना है। और ये जो कूपन कोड है, जब आप ऐप में हमारे वीडियो कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आरओ मेंस वाले टैब पे जाएंगे, उसमें जब आप जो है कोर्स को ज्वाइन करने चलेंगे तो वहाँ पर एक कॉलम है कूपन कोड का। कूपन कोड में आपको लिखना है MAINS 1000, बिना किसी गैप के लिखना है, और मेंस जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। ये आप डालेंगे, आपको 1000 रुपये की छूट जो है वहाँ पर तुरंत प्राप्त हो जाएगी। बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आखिर ये जो मेंस आंसर राइटिंग का बैच है हमारा, जो 11 अगस्त से जिसमें विधिवत तैयारी शुरू होगी यानी आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी, इसमें आपको मिलता क्या क्या है। तो सबसे पहले जो सामान्य हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें हम आपको जीएस नहीं प्रोवाइड करते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स को हम टेस्ट में शामिल रखते हैं, और करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको हम मंथली देते रहेंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो 30 क्वेश्चंस का हो जाता है मेंस में, वो उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स मिलेंगे, ठीक है।
और ग्रुप में रेगुलर जो है टेलीग्राम ग्रुप में उसके लिए प्रैक्टिस कराया जाएगा क्वेश्चंस की। दूसरी चीज़, मुख्य परीक्षा में जो भी टॉपिक्स हैं जैसे पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, पत्र का सारणीयन है, गद्यांश का सार लेखन है, उस पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं। अभी हम आगे वीडियो में एक एक करके ये सब देखेंगे। इन पे 2021 के मेंस में क्या क्वेश्चन आया था वो देखेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे करना है वो देखेंगे, पढ़ने का स्रोत कब देखेंगे। तो पूरा वीडियो इसीलिए आपको देखना है। प्रशासनिक शब्दावली, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इन सभी के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे। आप जो है जितने भी मेंस के प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी चला रहा है, वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम कोई नहीं चलाता है, या बहुत चलाते हैं तो छोटा मोटा जो है उनका, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट है। मतलब कंप्लीट का मतलब ये है कि कम से कम जो है 1000 मुहावरे, 1000 लोकोक्तियाँ, इस तरह से हर चीज़ का जो है वीडियो लेक्चर्स पूरा है। सारे तरह के पत्र लेखन, उनके फॉर्मेट्स, सब कुछ कराया जाएगा। ये हो गया। एक यहाँ पर जेन्युइन प्रश्न आप लोग का उठता है कि आप लोग बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि सर ऑफलाइन बैच। देखिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन ही कराते हैं, लेकिन ऑफलाइन हमारे आगे फेल है। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन में जो कराते हैं वो ऑफलाइन में भी लोग नहीं करा पाते हैं। हम जिस तरह से कॉपी चेक करते हैं, जिस तरह से जो है पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं, जिस तरह से आपको मटेरियल देते हैं, उसके अलावा हम गूगल मीट पर जो है हफ्ते में एक बार आप लोगों से बात करते हैं। सभी टीचर्स से आपको संपर्क करने का सुविधा है। आपकी कमियां व्यक्तिगत रूप से बताई जाती हैं। आपको जो है पर्सनल तरीके से पूरा गाइडेंस दिया जाता है, जो कि ऑफलाइन में भी आप नहीं कर पाएंगे। 100-150 की क्लास में बैठेंगे तो आप छोटी छोटी चीज़ें पूछने में संकोच करेंगे। यहाँ पर आप जो है पर्सनली हमसे जो है बात करके पूछ पाएंगे कि सर जो है इसमें क्या करना है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है, या मेरी गलतियाँ बता दीजिए, मेरी कमियाँ बता दीजिए। आपकी आंसर राइटिंग की समीक्षा करके पूरा ये सब आपको बताया जाता है। तो ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन के तो चक्कर में ही ना पड़िए। हम ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाते हैं मेंस के सेगमेंट में, ये पूरी तरह से विश्वास रख के हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। 45+ हमने अब तक सिलेक्शन दिए हैं केवल 2 एग्ज़ाम में समीक्षा अधिकारी के। 23 में भी हम जो है ये सिद्ध करके दिखाएंगे, इसीलिए हम जो है मेहनत करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जितना आप मेहनत करते हैं उसकी दोगुनी मेहनत हम इसमें करते हैं। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, किसी से कभी बात करने का मौका मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि मेंस के बैच में किस तरह से मेहनत होती है। ठीक है, तो ज़्यादा जो है बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर उत्तर लेखन कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा 11 तारीख से जो है। उसमें जो है क्या होगा, टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप बनेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा कि मंडे को पत्र लेखन है, ट्यूसडे को जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, थर्सडे को आपको गद्यांश वाला करना है, फिर वोकैबुलरी वाला करना है। मतलब जो 6 के 6 दिन हैं वो आपको हफ्ते में बांट दिए जाएंगे। सबका जो है एक दिन हो जाएगा। उस दिन शाम को जो है आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को आपको निर्धारित समय में सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन पेपर का मतलब है, अगर हमने कहा कि मुहावरे का आज टेस्ट है तो मुहावरे का ही वो टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी कापियों को जो है की समीक्षा करके आपको ग्रुप में भी फीडबैक दे दिया जाएगा, और पर्सनल भी जो है लेवल पर आपको फीडबैक जहाँ पर ज़रूरत है वो दिया जाएगा। साथ में आपको होमवर्क दिया जाएगा जो आप स्वयं से सॉल्व करके हमको भेजेंगे और उसकी आप कापियाँ चेक कराएंगे। ठीक है, ये सब कार्यक्रम जो है इसी तरह से आपके एग्ज़ाम होने तक लगातार चलते रहेगा। और इस बीच जो है हम पूरा प्रयास करेंगे कि 4 से 5 हम फुल टेस्ट भी, जो उत्तर लेखन कार्यक्रम है जिसमें पूरा का पूरा जो है मेंस का सिलेबस है वो कवर होता है, उसको कराएंगे। जब हम फुल टेस्ट कराएंगे तो वहाँ पर हम जीएस का भी टेस्ट कराएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको जो है अलग से कोई भी टेस्ट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा। और गूगल मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि देखिए मेंस का बैच ऐसा होता है जिसमें एक दूसरे से लोग बहुत सीखते हैं, एक दूसरे से बात करने की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जो है मेंस आंसर राइटिंग में जो है इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हमारा संभवतः यही प्रयास रहता है कि शनिवार की शाम या जो है संडे को हम लोग गूगल मीट करके जो है सभी छात्रों से सामूहिक रूप से भी बात करते हैं, और किसी को कोई संकोच होता है तो हम जो है इंडिविजुअली उनसे बात करते हैं। तो ये पूरा जो है एक संरचना है। बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना मैं आपसे जो है 2 लाइन में कहना चाहता हूँ
कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप जो है आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब आपने प्रीलिम्स की बाधा को पार कर लिया है और आप मेंस तक पहुँच गए हैं, और अब आप ये चाहते हैं कि आपका अंतिम सिलेक्शन हो, तो डिकोड एग्ज़ाम पर 100% भरोसा करिए और इस भरोसे के सहारे आपका इस बार समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि जितनी आप मेहनत कर सकते हैं हम उतनी आपसे मेहनत करवाएंगे और उसके लिए हम दुगना मेहनत करेंगे, रात दिन आपके साथ जो है इस अभ्यास में लगे रहेंगे। जो भी आपको और जानकारी चाहिए, आप जोड़ना चाहते हैं, ये सभी नंबर्स ऊपर दिख रहे हैं, आप इस पर बात कर सकते हैं। अब जो है आज की एक सबसे बड़ी दुविधा है जो हम दूर करना चाहते हैं। आप में से कई लोग हैं, जैसे मैंने कह दिया कि गर्ल्स की कट ऑफ जो है, एक एग्जांपल लेते हैं कि 122 120 तक जा सकती है, 118 से 122 के बीच में जा सकती है, ठीक है। अगर हमने ये कह दिया तो अब वो लोग क्या करें जो 117 पे हैं, ठीक है। तो अगर दो ही सिचुएशन होती है, या तो आपके सामने एक टारगेट पीसीएस है, ठीक है, पीसीएस जो है 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, और दूसरा टारगेट आपके सामने जो है आरओ मेंस है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं कि हो पाएगा। तो पहली चीज़ तो समझ लीजिए ये एग्ज़ाम कब है, 12 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित है पीसीएस प्रीलिम्स, और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कब होना है, नवंबर में कोई डेट आएगी, नवंबर की कोई डेट, मतलब जो हम 90% तो इस पर श्योर हैं कि नवंबर की डेट आएगी। और अगर किसी स्थिति में मान लीजिए कोई और परीक्षा हो, लोक सेवा आयोग उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, तो हर हाल में दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो जाना है। वैसे नवंबर के जो है चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। फिर एक चीज़ और है, आपने जो अभी प्रीलिम्स दिया है, ठीक है, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसका रिजल्ट आपका 10 सितंबर या उसके 2-4-5 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। देखिए ऐसा कोई जो है यहाँ पर ब्रह्म वाक्य मैंने नहीं लिख दिया है कि जो बदल ना सके, लेकिन जो हर साल जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं कि प्रीलिम्स के रिजल्ट में कितना समय लगता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 40 से 45 दिन का समय जो है प्रीलिम्स के रिजल्ट आने में लगता है। तो उसी कैलकुलेशन के आधार पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 सितंबर के आसपास, उससे पहले भी आ सकता है, उसके 5-7 दिन बाद भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये जो आपके सामने आज हम 3-4 अगस्त की बात कर रहे हैं और तब से लेके समय है, मतलब कुल मिला के मोटा मोटा 1 महीना है। तो अगर आप इस 1 महीने को उपापोह में ही बिता देंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आरओ मेंस, अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए एक टेंटेटिव डेट भी ले लेते हैं कि 10 या 15 नवंबर को है, ठीक है, समझने के लिए, तो आपके पास कितना ज़्यादा समय है, आपके पास अगस्त चल ही रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा जो है। कुल मिला के 3-3.5 महीने का आपका समय है। 1 महीना अगर आप जो है सोचने विचारने में व्यर्थ कर देंगे तो उसके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं और आपकी पीसीएस की तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको आरओ मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखिए जो हमने कट ऑफ बताई थी वो हमने स्टूडेंट्स के सर्वे के आधार पर बताई थी। आपने बहुत से टीचर्स की, बहुत से चैनल्स की कट ऑफ देखी होगी। कोई जो है 125 तक जो है गिर के जा रहा है आरओ जनरल मेंस में, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 122 तक भी बता दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 132-135 से नीचे आने को तैयार नहीं है, और कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हमने देखे हैं जहां पर 140 के आसपास बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबके अपने अपने अनुमान हैं, सबके अपने अपने लॉजिक हैं। मेरा जो है कट ऑफ का सर्वे था, जिन लोगों ने वीडियो देखा है, 10,000 स्टूडेंट्स में जो हमारे ग्रुप्स में हैं, टेलीग्राम्स ग्रुप्स में विभिन्न जो है उनके पोल के आधार पर, उनके वोट के आधार पर मैंने ये बताया था। तो मैंने जितनी जो है मेरा डाटा है उसके आधार पे मैं ये मानता हूँ कि मैं काफ़ी एक्यूरेट था जो है, और मेरा ना किसी से जो है, मैं ये चाहता हूँ कि किसी का ना हो या हो, ठीक है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैंने वो बनाया था। मेरा किसी को, जैसे कुछ लोग होता है ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे करके बताने का ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को संतुष्ट कर लें, तो ऐसा भी हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि झूठी संतुष्टि देने से कोई फ़ायदा नहीं। जो हमारे सामने डेटा है उसी के आधार पर जो है हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं और आपकी पीसीएस की तैयारी अच्छी नहीं है, पीसीएस तैयारी अच्छी होने का मतलब है कि पीसीएस मेंस के लिए भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए पीसीएस मेंस एक समस्या बन जाएगी। आप जानते हैं उसमें 6 पेपर हैं और उसकी तैयारी नहीं है, तो आप बेहतर ये है कि आप आरओ मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। साथ में आप जीएस पढ़ते रहिए
आप PCS का प्रीलिम्स भी दीजिए। RO मेंस में जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपने कहा कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें से 4 घंटे आप RO मेंस के लिए निकाल लीजिए। टिपिकल किसके लिए? RO के हिंदी लेखन के लिए, क्योंकि GS तो आप पढ़ ही रहे हैं, वो GS आपकी रिवाइज होगी, और बाकी बचे हुए समय में आप जो है PCS के सिलेबस को ध्यान में रखें, क्योंकि PCS और RO का GS एक ही है, GS की तैयारी करिए तो आप कहीं से घाटे में नहीं रहेंगे। क्यों? मान लीजिए सितंबर में रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का और आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप जो है PCS का एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है, कर लेते हैं तो आप मेंस में कंटिन्यू हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपको जो है ये समय बर्बाद नहीं करना है। बॉर्डर लाइन पर होना बहुत ही जो है असमंजस भरी, बहुत ही दुखद स्थिति होती है, लेकिन अब जो हकीकत है वो है कि 1-2 नंबर का चक्कर है। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर एक बहुत ईमानदारी से आपको बता दूँ, आप प्रीलिम्स का कट ऑफ इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद सचिवालय में ज्वाइन करने के बाद भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आयोग कट ऑफ देता ही नहीं है। जब फाइनल परीक्षा हो जाएगी कोई जनसूचना डालेगा, जनसूचना के माध्यम से सबको पता चलेगा। 2021 की कट ऑफ अभी कुछ दिन पहले पता चली है, जबकि 2021 वाले स्टूडेंट 1 साल से ऊपर की नौकरी कर चुके हैं। और प्रीलिम्स में जो आपत्तियां भेजी गई थी 2021 में, उनका क्या हुआ? वो प्रश्न डिलीट हुए कि रिप्लेस हुए कि बदले गए, कोई नहीं जानता है। तो जब इस तरह की अपारदर्शी व्यवस्था, इस तरह की अपारदर्शी नीति है तो ये चीज़ कोई नहीं जान पाएगा। जब आपका अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो बहुत से लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि उनका कम नंबर होते हुए सिलेक्शन कैसे हुआ, बहुत से लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि उनका ऑफिशियल आंसर की से ज़्यादा नंबर होते हुए कैसे सिलेक्शन नहीं हो पाया। यही PCS में होता है, यही परिपाटी 4-5 साल से लगातार चल रही है और इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अभी इलाहाबाद के कुछ मित्रों ने कोर्ट केस भी फाइल किया था, लेकिन वो कोर्ट केस भी जो है सफल नहीं हो पाया, फिलहाल अभी तक तो सफल नहीं हो पाया है। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है, जिस पर जो है सभी स्टूडेंट कम्युनिटी को जो है एक होकर कभी ना कभी जो है एक बार आवाज़ इसके जो है लिए उठानी पड़ेगी कि पारदर्शिता और बढ़ाई जाए। कट ऑफ और रिजल्ट सब एक साथ आना चाहिए, जिससे व्यक्ति जान पाए, और साथ में रिवाइज आंसर की साथ में ही आनी चाहिए। आखिर रिवाइज आंसर की छुपाने का जो है ज़रूरत ही क्या है? तो ये सब ऐसे फैक्टर हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप निराश मत होइए। कम से कम जो मेरी नॉलेज में है 15 प्रश्नों पर आपत्तियां भेजी गई हैं। मैंने तो 5-7 पे ही बताई गई हैं, लेकिन मैं भी बहुत लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में भी मुझे ऐड कर लिया गया है, मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। 15 प्रश्नों पर आपत्तियां भेजी गई हैं। मैं मानता हूँ कि चलिए 15 में से आधे या 7 प्रश्न तो निश्चित रूप से जो है 100% वाले विवादित हैं, जिन पर उत्तर बदलना चाहिए या प्रश्न को डिलीट होना चाहिए। अब ये 7 प्रश्न जो डिलीट होंगे, जो रिमूव होंगे, जो बदलेंगे, उस पर जो है डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। इसलिए 115 वाला 122-23 पे भी आ सकता है, और 132 वाला जो है 126-127 पे भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन अपना, क्योंकि हमारा इस प्रक्रिया पर कोई बस नहीं है, इसलिए हम इसका व्यर्थ तनाव लें, उससे अच्छा है कि हम सीधे सीधे, अगर हम मेंस के 2-3 नंबर ऊपर नीचे हैं तो तब भी हम नीचे भी हैं, 4 नंबर भी नीचे हैं, तो हमको तैयारी अभी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आरओ मेंस के लिए अगर आप आरओ हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल हैं, अगर आपके पास 125 या उससे नंबर आ रहे हैं तो सभी लोग को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो 7-8 प्रश्न विवादित वाले हैं ये तय करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। आपने जो किया है वो तय नहीं करेंगे, वो जो है सेकेंडरी हो गया है। फर्स्ट जो है प्रायोरिटी इसको मिलेगा विवादित प्रश्नों को, जिस पे आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि विवादित प्रश्न न बनना रुक रहे हैं और न प्रक्रिया जो है पारदर्शी हो पा रही है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले, मेन स्टडी शुरू करने से पहले हम बता दें 2026-27 में जैसे हमने कहा कि निश्चित रूप से वैकेंसी आनी है। सचिवालय में पद पहले से ही खाली हैं, बजट डॉक्यूमेंट में सरकार ने उसको जारी किया था। पूरा जो है करीब 900 पदों का विवरण वहाँ पर था। अभी जल्दी ही 5-7 दिन पहले पेपर में आया था कि
समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी में प्रमोशन होने जा रहे हैं। 300-325 पद वहाँ से खाली होंगे और मान लीजिए कि 2023 की वैकेंसी से कुछ पद 411 पद भर भी दिए जाएंगे, तब भी 500 प्लस पद कहीं नहीं गए हैं जो आएंगे। और मैंने तो कुछ लोग का आकलन देखा है, उनका कहना है कि इस साल के अंत में भी जो है वैकेंसी आ सकती है। हालांकि मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं 2026 के लिए जो है मैं अंदर से बहुत आश्वस्त हूँ जो है कि 2026 में वैकेंसी आएगी, देर सवेर आएगी ही आएगी और 27 तक जो है वैकेंसी पूर्ण हो जाएगी एग्ज़ाम होकर, ठीक है। क्योंकि 2-2 साल के गैप में आती है, 2021 में आई थी, 2023 में आई थी और 23 के बाद अब जो है 25 चल रहा है, ठीक है। आनी तो 25 में चाहिए थी, तो मान लीजिए 26 में आ जाएगी, तो 27 तक जो है इसका चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप अगर जो है एक विधिवत तैयारी करना चाहते हैं, प्री मेंस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बॉटम से शून्य से शिखर की तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास समय भी कम है, आप मात्र 4 या 5 घंटा ही पढ़ के तैयारी करना चाहते हैं, हमारे इस अभ्युदय बैच से जुड़ जाइए। 500 प्रवेश पर इस पर अभी विशेष छूट दी जा रही है। जैसे ही 500 प्रवेश की सीमा पूरी हो जाएगी, ये छूट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कराएंगे, ठीक है। बाकी तो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स सब मिलते ही हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। सब कुछ होगा, मेंस आंसर राइटिंग भी इसमें शामिल है, सब कुछ इसमें शामिल है। और ये हमारा 5 तारीख से विधिवत शुरू हो रहा है और इसमें जो है बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं। जिनको और एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, जिससे कि आप अभी से निश्चिंत होकर जो है आगे की परीक्षा की तैयारी करें। और 1 साल 1.25 साल का जब आप समय अच्छे से दे लेंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर परीक्षा में उतरेंगे। आपको हड़बड़ी में तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप हर चीज़ को विधिवत पढ़ पाएंगे और जो इस परीक्षा की नीड है। चलिए अब अपने मेंस के कार्यक्रम पे आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि ये कट ऑफ का क्या खेल है मेंस में, ठीक है। तो मेंस में आप यहाँ पर देखेंगे 2010 में 280 प्लस गई थी जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। 2013 में 280 प्लस गई थी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2014 में 289 गई थी। ये जो है सामान्य वर्ग आरओ सचिवालय की सीट है, बाकी तो जो है सबकी कम भी जाती है। मतलब लास्ट सिलेक्शन में मान लीजिए 245 तक भी होता है SC ST और बाकी कैटेगरीज में जाते जाते, ठीक है। 2016 में विद नेगेटिव मार्किंग 278/257, ठीक है। यानी कि 278 जो है अपर जो है लिमिट थी और नीचे की ये थी। इसी तरह से 2017 में 294, 278, 2021 में 272, 258, ये सब निगेटिव मार्किंग बिना वाले हैं। 2023 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 280 से नीचे हम मान के नहीं चलते हैं, अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको तैयारी करना होगा कि हमको अपना लक्ष्य 280 प्लस का रखना ही रखना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझना है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम की संरचना है, सबसे पहला जो है आपका सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ के लिए 2 घंटे मिलते हैं। कुल प्रश्न इसमें जो है 120 होते हैं और पूर्णांक 120 होते हैं। प्री में क्या था, ये 140 प्रश्न थे, ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन भी ध्यान रखिएगा, 140 की जगह 120 प्रश्न हो गए, थोड़ा सा जो है कम हो जाते हैं। सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ में 60 की जगह 30 प्रश्न हो जाते हैं और उसके पूर्णांक लेकिन 60 ही बने रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब एक प्रश्न हल करने पर 2 नंबर आपको मिलेंगे और इसमें 30 मिनट का समय मिलता है। इसमें एक जो है आपका टॉपिक हट जाता है, वो कौन सा हट जाता है, पर्यायवाची। 6 में से पर्यायवाची हट जाता है और 5 जो है आपके में प्री जैसे ही विधिवत रहते हैं। सामान्य हिंदी जिसको हम लोग आलेखन कहते हैं, आलेखन में 7 प्रश्न होते हैं। वो 7 प्रश्न कौन कौन से होते हैं आगे हम बात करेंगे। 100 नंबर का होता है, 2.5 घंटे में इसको हमको करना होता है। और अंतिम दिन हिंदी निबंध होता है जिसमें आपको 3 निबंध लिखने रहते हैं। 40 × 3 निबंध लिखने रहते हैं, 120 होते हैं। वस्तुनिष्ठ दोनों मतलब GS और हिंदी, इनमें निगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है प्रीलिम्स की ही तरह, ठीक है। और बाकी में मतलब बाकी तो लिखित परीक्षा है तो उसमें निगेटिव मार्किंग का कोई सवाल
नहीं उठता है। अब जो है हमको जो है कुल प्रश्न के साथ लक्ष्य क्या रखना चाहिए, इसको 280 तक पहुंचने का। देखिए सबको 280 नहीं पहुंचना है, लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे हाईएस्ट नंबर की, ठीक है, तो हम जो है अपनी कैटेगरी में जो वहाँ तक तो पहुँचेंगे ही। सामान्य अध्ययन में आपको 120 में यहाँ पर 85 लाने ही लाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर होती है। एक तो कम लोग हो जाते हैं, केवल 15 गुना लोग पहुँचते हैं, ठीक है, और वो सभी कैसे होते हैं, क्रीम होते हैं, क्रीम होते हैं। तो वहाँ पर प्रीलिम्स जैसा नहीं होता है कि जो है हम 140 में मात्र 70 ला पा रहे हैं, 75। यहाँ पर 80-85 आपको खींचना ही होगा अगर आपको आरओ सचिवालय में जाना है, ठीक है, और सामान्य वर्ग के हैं। सामान्य हिंदी वस्तुनेट में आपको 55 प्लस का लक्ष्य जो हमारा प्री का था वही लेके चलना होगा। लिखित परीक्षा में 100 नंबर में आपको 60 से 65 लाने रहते हैं, और हिंदी निबंध में 80 प्लस लाएंगे 120 में, तब जाके आप ये 280 का जो लक्ष्य है ये क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन हर कैटेगरी का अलग अलग होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही वो है, लेकिन हम जब अधिकतम के बारे में सोच के चलते हैं तभी जो है बेहतर कर पाते हैं। सेम वही पाठ्यक्रम है जीएस का जो प्री में होता है, बस यहाँ पर कहानी ये जीएस की है, ये 120 हो जाते हैं प्रश्न, और यहाँ पर पूर्णांक भी 120 हो जाते हैं, ठीक है, बस इतना जो है। बाकी पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं, जितना जो जीएस आपने जैसे पढ़ा है उन्हीं स्रोत से आपको लगातार पढ़ना है। करंट अफेयर्स में अपने आप को अपडेट करते रहना है, और ये मान के चलना है कि नवंबर में हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए उसके हिसाब से चलना है। अब जो है जो 100 नंबर का सामान्य हिंदी परंपरागत लेखन होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा है सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा जैसा, उसके 120 प्रश्न 120 पूर्णांक होता है, ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब सामान्य हिंदी आलेखन जिसको परंपरागत परीक्षा कहते हैं, जिसमें आपको कॉपी मिलती है A4 साइज की, उस पर आपको लिखना होता है, प्रश्न उस पर पहले से छपे हुए होते हैं, निर्धारित स्थान खाली होता है, उसमें आपको लिखना होता है। तो पहली चीज़ जान लीजिए कि अगर आप अभी तक रूल्ड कॉपी पर लिखते आए हैं, लाइन वाली कॉपी पे लिखते आए हैं, तो उसको तुरंत हटा के किनारे रख दीजिए। A4 शीट्स ले लीजिए, या बाज़ार में बनी बनाई जो है मेंस की कॉपी आती है, अधिकतर पे आपने देखा होगा यूपीएससी लिखा रहता है, उस तरह की कॉपी ले आइए, उसमें मार्जिन भी खींचा रहता है। तो मार्जिन के साथ जो है कॉपी का अभ्यास शुरू करिए। इससे अभी आपको 1 महीना तो लग जाएगा सीधा सीधा लिखने में, क्योंकि आप लिखना ऐसे शुरू करेंगे और जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जाते जाते जब 1 महीना लिखेंगे तब आप जो है सीधी लाइनों में लिख पाएंगे। 2 लाइनों के बीच बराबर गैप होना चाहिए, फॉन्ट साइज बराबर होना चाहिए, मार्जिन के बाहर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, मार्जिन हमेशा छोड़ के इधर लिखना है। इन सब बातों का आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये तो जो है शुरुआत करने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब आती है गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंकों की व्याख्या। अभी आगे हम दिखाने भी जा रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं रहेगी इस वीडियो में आपको। आप अभी आगे देखिएगा 21 अंक का ये होता है, ठीक है। अभी इसका भी हम आपको ब्रेकअप बताएंगे कैसे होता है। सरकारी पत्र का सारिणी रूप में लेखन यानी टैबुलेशन 15 नंबर का है ये क्वेश्चन। पत्राचार में 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पत्र लेखन पे, 8 तिहाई 24 नंबर का ये पेपर हो जाता है। अब इसमें जो है जो सिलेबस है पत्राचार का, शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ठीक है, इतने में से ही आता है, इसमें से बाहर से कुछ नहीं आता है। ये 8-9 प्रकार के पत्र हैं, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। पारिभाषिक शब्दावली जिसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक दोनों होती है, ये भी हम आपको बताएंगे भी। ये जो है 10 नंबर की अंग्रेजी से हिंदी करनी होती है, 5 शब्द होते हैं, उसका आपको ट्रांसलेशन करना होता है, 10 अंक का होता है, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द इसमें भी होते हैं और ये 10 अंक का होता है, तो इस तरह से 20 अंक का होता है। सबसे आसान सेगमेंट ये है और ऐसा सेगमेंट है जिस पे आपके नंबर नहीं कटते हैं। आपने 10 शब्द सही कर दिया तो आपको बढ़िया 20 नंबर मिल जाएगा, और वहीं पर आप पत्र लेखन में कितना भी जो है मेहनत कर लेंगे, आपको 24 नंबर उसमें पूरा नहीं मिलना है, 16, 17, 18 इससे ऊपर नहीं मिल पाता है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसमें 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ या मिक्स करके पूछा जाता है, उनका आपको सही अर्थ लिखना होता है, वाक्य प्रयोग करना होता है अपने शब्दों में, 10 अंक का होता है।
कंप्यूटर ज्ञान में कंप्यूटर के बहुत ही अति संक्षिप्त प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 अंकों में आपको उसका उत्तर देना होता है, 50 शब्दों में 10 अंक का होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका संरचना हो गई। अब जो वस्तुनिष्ठ वाला पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें प्रश्न 30 ही पूछे जाते हैं, उसको समझ लीजिए। विलोम शब्द में 6 शब्द आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले क्या थे, 10-10 शब्द आते थे सभी के प्रीलिम्स में। ठीक है, और गुणे 2 मतलब 12 अंक हो गए। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि सेम तरीके से 6 शब्द, वाक्य अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 शब्द, तद्भव एवं तत्सम 6 शब्द, और विशेष और विशेषण में 6 शब्द। ठीक है, ये 12-12 अंक के हो गए। इस तरह से आपका 12 पंजे 60 पूर्णांक हो गया आपका 60 अंक का विद निगेटिव मार्किंग। ठीक है, और 30 ही प्रश्न में आपको 60 नंबर मिलते हैं, बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, ये अच्छा सेगमेंट है आपका। अंतिम जो आपके दिन पेपर होता है वो होता है हिंदी निबंध, ये पूर्णांक 120 नंबर होता है। इस तरह से आपको 3 सेगमेंट दिए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और तीनों में 3-3 निबंध आपसे पूछे जाएंगे, 3-3 टॉपिक दिए हुए हैं। यानी इससे आपको एक निबंध लिखना है, इसमें से आपको एक लिखना है, इसमें से आपको एक लिखना है। ठीक है, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये पहला सेगमेंट है। इसमें से एक लिखेंगे, 40 नंबर का एक होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सेगमेंट है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। इसमें से आपको केवल एक करना है, 40 अंक का होगा। और फिर अगला जो है लास्ट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो मेन करंट अफेयर से रिलेटेड इशू पूछा जाता है। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि जितनी तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं। राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, इसमें कोई भी जो है सरकारी योजना के बारे में प्रश्न आ जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, जन धन योजना। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी जो है आपका एक प्रश्न इसमें से आपको करना है। यानी आपके पास 9 निबंध आपसे पूछे जाएंगे 3 सेगमेंट में, 3-3 करके, और आपको हल कितने करने हैं, केवल 3 करने हैं। और आपको 120 नंबर का ये होता है। निबंध में मार्किंग हार्ड होती है, 80+ लाना बहुत ही आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। कैसे तैयारी करनी है अभी हम आगे बात करते हैं। ये जो है प्री का सिलेबस है वही सेम है, बस यहाँ पर हमने पूर्णांक जो है 120 कर दिया, बाकी कोई अंतर यहाँ पर नहीं रहता, सब कुछ वही पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो तैयारी करने के लिए आप सभी के पास ये बुक होनी चाहिए। ये अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, बाकी ऑफलाइन मार्केट भी उपलब्ध है। प्रयागराज के जो मित्र हैं उनको सबसे आसानी से मिल जाएगी, लखनऊ में मिल जाएगी, सभी बड़े बड़े शहरों में मिल जाएगी। और जहाँ नहीं भी मिल रही है वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या अपने जो बुक डीलर हैं आपके यहाँ सबसे बड़े जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक जहाँ पर मिलती हैं उनसे बोल दीजिए कि डिकोड एग्ज़ाम की हमको ये वाली बुक मंगवा दीजिए। हमारे पब्लिशर जो है प्रयागराज के हैं, उनको पता है कैसे आनी। ठीक है, वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हमने निबंध भी दिया है, जो कि कोई और बुक नहीं देता है, और पत्र लेखन वगैरह के 55 6-6 फॉर्मेट दिए हैं। कि ये नहीं कि जैसे और बुक्स में 1 या 2 छाप देते हैं, यहाँ पर 5 6 7 8 फॉर्मेट्स तक दिए हैं। किताब थोड़ी मोटी ज़रूर हो गई है, लेकिन आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। गद्यांश दिए पूरी मात्रा में, जितनी प्रशासनिक शब्दावली इसमें दे दी गई है उसके बाहर एक शब्द नहीं पूछा जाएगा। पिछले साल का भी यही अनुभव है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है, आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं तब भी आपको कोर्स में जो आपको PDF दी जाएंगी उसका प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यही बुक मंगा लीजिए, आपको जो है पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्च होंगे प्रिंट आउट की अपेक्षा, और आपके पास जो है एक परमानेंट एसेट हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये बुक तो इस तैयारी के लिए मस्ट है। साथ में हमारी ये वाली बुक अभी भी 55+ जब लाना है तो ये बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 59 प्रश्न इस किताब से आए हैं, 59 प्रश्न, और कभी भी 58 से नीचे नहीं आए हैं। पिछले 4-5 एग्जामों की बात कर रहा हूँ प्री पेंस में। ठीक है, तो ये दोनों ही किताब, मतलब ये वाली किताब और ये आपके पास मंगवा लीजिए। नहीं हो तुरंत इसकी व्यवस्था कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब हम एक एक सेगमेंट में आते हैं। हिंदी लेखन के किस तरह से तैयारी शुरू करनी है। देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 चीज़ें हैं।
इसका नंबर भी डिसाइड है। एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा जो आप लोग 8वीं से हाई स्कूल स्तर से 6ठी स्तर से भी जो है दिए जाते हैं, करते आ रहे हैं, ठीक है। सेम उसी तरह का एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश का सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक के आपको मिलेंगे 3 नंबर। और शीर्षक लिखने का तरीका क्या है? अधिकतम 5 शब्द होने चाहिए। कितने? 5। ऐसा कहीं मोहर लगा के छापा हुआ नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि नंबर क्यों कटते हैं। कुछ लोग बहुत लंबा शीर्षक लिखते हैं, इसलिए उनके नंबर 3 में 1 या 2 ही मिलते हैं। अगर आपको 3 में 3 नंबर चाहिए तो एक हर हालत में 5 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। और 3 शब्द में अगर आप लिखते हैं, यानी जितना संक्षिप्त लिखेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी चीज़, शीर्षक लिखते समय सबसे बड़ी आपकी जो ध्यान देना है कि जो शब्द सबसे ज़्यादा बार आपके इस पैराग्राफ में रिपीट हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा शब्द कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यानी आप समझ जाएंगे कि शिक्षा के आसपास ही हमको, ये 2021 का क्वेश्चन है मेंस का, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। खूब अच्छे से पैराग्राफ को पढ़िए और उसका सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया समझने का प्रयास करिए। उसी के आधार पे आपको शीर्षक लिखना है, ठीक है। तो शीर्षक पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है, जो शब्द उस गद्यांश में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो उसके साथ में 1-2 शब्द की जुगलबंदी करके बढ़िया शीर्षक लिख दिए, 3 में 3 नंबर मिल जाएगा। सारांश, इस गद्यांश को 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए, ठीक है। और इसमें ये समझिए, इसके शब्दों में मत उलझिए। शब्दों में उलझ गए तो आप संक्षेपण में चले जाएंगे, इसको संक्षिप्त करने लगेंगे। संक्षिप्त तो करना ही है। ये जो गद्यांश है इसको आपको 1/3 करना है, ठीक है, छोटा करके, और 1/4 तक भी ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आप शब्द गिनने में मत बैठ जाइएगा। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने का आपको कितने में करना है। 1/3 या एटलीस्ट सबसे कम 1/4 तक आपको करना है। आप इसको पूरा पढ़िए। यहाँ लिखा है शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, तथा शिक्षा मूल स्रोत है। इस प्रकार शिक्षा और समाज परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भावी नागरिक ढल के निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप से परिष्कृत नैतिक शिक्षा पे प्रश्न पर बल दिए जाने लगा है। धीरे धीरे हमारी मान्यताओं का स्खलन हो रहा है। आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो है नैतिक शिक्षा के आसपास पूरा जो है इसका ताना बाना बुना गया है। जो लेखक महोदय हैं इस गद्यांश के, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमको संस्कारपूर्ण नैतिक शिक्षा देनी है, ठीक है, तब जाके जो है ये समाज सुधरेगा, ठीक है। तो आप नैतिक शिक्षा एवं समाज इसका टॉपिक एक अच्छा शीर्षक लिख सकते हैं, या नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, समाज में आवश्यकता, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर वो सभी का अपना अपना अलग अलग मत होता है, लेकिन ये जो है नैतिक शिक्षा के आसपास जो है पूरा टॉपिक जो है बनाया गया है, उसी के बारे में बताया गया है। इसको आपको पढ़ के अपने खुद के शब्दों में आपको सारांश लिखना है, आपको इसका सार लेखन करना है, यानी आपको इसका जीस्ट निकालना है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं उन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट करना है। आप इसको पढ़ के क्या समझे, आप अपने मन से इसका 1/3 में लिख दीजिए, यही आपका जो है हो गया। तो आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया, प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक 3 नंबर, गद्य अवतरण का सारांश 6 नंबर, और प्रस्तुत गद्य अवतरण को रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब ये जो रेखांकित अंश हैं 3 दिए हुए हैं, एक तो ये वाला दिया है, एक ये वाला दिया है, ये वाला दिया है। अब इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? इसको हम जो है लगभग 3 गुना से 4 गुना तक बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसको जो है पूरे गद्यांश के आधार पर ही इसकी व्याख्या हमको करनी है कि इस लाइन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये जो है 4 गुना लिखना है। अब इसमें आपको जो है 4-4 यानी 4×3 12, 4-4 नंबर के 4-4 के 3 वो हैं अंडरलाइन पोर्शन, उनको आपको करना है। तो ये पहला प्रश्न हो गया आपका। इसी तरह से देखिए 2017 मेंस में आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। 2016 मेंस में देखिए आया था, जिसमें तीसरी दुनिया वाला है, खूब सारे आपको कई सारे। ये हमारे जो है, जो हमारी किताब है ब्लू वाली,
मेंस की, उसमें सब जो है ये हल भी कराया गया है। हाँ, ये बात बताना मैं भूल गया था, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर कर किए गए हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि कोई एक आपको लेटर दे दिया जाता है रफ फॉर्मेट में, क्योंकि ये आप देखेंगे ये एक्चुअल लेटर का फॉर्मेट नहीं है, ये केवल आपको बताने के लिए कि इसका आपको सारणी रूप में लेखन करना है। आप इसको पूरा पढ़ेंगे और इसको आप सारणी में दर्ज करेंगे। क्या हुआ था 2021 में, नीचे पृष्ठांकन कर दिया था, प्रतिलिपि कर दी थी और लोगों ने प्रतिलिपि छोड़ दी, लोगों के नंबर काट लिए गए। ठीक है, बहुत सी किताबों में बताया ही नहीं गया था कि प्रतिलिपि को भी शामिल करना होता है। अब जो है ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आराम से 10+ आ सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको बनाएंगे। क्रम संख्या सबसे पहले लिखेंगे, पत्र संख्या लिख देंगे जो भी पत्र में दी गई है। कहाँ पर दी गई है, ये दी गई है पत्र संख्या। ठीक है, पत्र संख्या और दिनांक जो है इसके नीचे दिया है, तिथि एवं स्थान यहाँ लिख देंगे। प्रेषक कौन है पत्र का, वो यहाँ दिया गया है, ये प्रेषक महोदय हैं। सेवा में मतलब जिनको भेजा गया है यानी प्रेषिती, तो ये जो है प्रेषक और प्रेषिती आ गए। अब विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु में लोग क्या करते हैं, ये जो विषय है यही छाप देते हैं उठा के। ठीक है, ये विषय नहीं छापना है, आपको ये समझना होगा कि सारिणी रूप में लेखन कराया क्यों जाता है। सारिणी रूप में लेखन इसलिए कराया जाता है कि मान लीजिए 10 साल बाद किसी पत्र को ढूंढा जा रहा है और उसकी सारिणी अगर बनी हुई थी, तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो इस सारिणी को देखता है वो पढ़ सके और वो इस चीज़ को समझ सके कि ये पत्र किसने किसको भेजा था, किस लिए भेजा था, और दोबारा अगर इस पत्र को रिप्रोड्यूस करना है तो दोबारा इसी सारणी को देख के दोबारा उसको लिखा जा सके। इसलिए विषय वस्तु जो होती है वो पूरे समझ लीजिए कि ये जो पत्र है इसका जो है सारांश है। ठीक है, केवल विषय नहीं छापना है इसमें, इस पत्र का पूरा सारांश आपको वहाँ पर उतारना है। तो सारांश में यहाँ पर जैसे लिखा अनुमोदित शिक्षकों के स्थायीकरण के संबंध में। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट में विषय हो गया। अब स्थायीकरण में क्या हो रहा है कि राजकीय विद्यालयों में अस्थायी रूप से कई सारे भी कार्यरत हैं जिनको 3 वर्ष से अधिक हो गया है, उनका स्थायीकरण किया जाना है। उसके लिए जिनके खिलाफ कोई गोपनीय आख्या नहीं है उनका मतलब स्थायीकरण किया जाए, जिनके खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि उनका रोक दिया जाए। ये हो गई पूरी बात। अब इसी बात को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लाना है। ठीक है, जैसे आपने गद्यांश का सार लेखन किया है, समझ लीजिए पत्र का सार लेखन करके विषय वस्तु में आपको रख देना है, तब जाके आपको 12, 13, 14 नंबर तक जो है 15 नंबर में मिलेंगे। ये देखिए, ये पत्र आया था 2017 मेंस में। ठीक है, ये आया था 2016 मेंस में, इसमें भी प्रतिलिपि पूछ ली गई थी। लोग प्रतिलिपि वाला जो है उस समय नहीं जानते थे, इस वाले में प्रतिलिपि नहीं पूछी गई थी। इसके बाद जो है अब पत्र लेखन मेन आपका आ जाता है। तो पत्राचार जैसा हमने कहा कि 8-24 8 नंबर के 3 पत्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस है। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। इसमें से टिप्पण और प्रतिवेदन सबसे कम पूछे जाते हैं, मतलब ना के बराबर। आज तक के इतिहास में 1 या 2 बार ही पूछा गया है। तो प्रश्न कैसे आते हैं, अर्थशासकीय पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका एक लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अब ये लिखित प्रारूप बहुत ही बवाली शब्द है, इसमें सब में अलग अलग सबकी राय है। लिखित प्रारूप, पत्र तो लिखित ही होगा ना, मौखिक तो होगा नहीं। तो लिखित प्रारूप का मतलब क्या है, ब्लैंक प्रारूप, डॉट डॉट वाला प्रारूप, जैसा कि आप लोग को दिखाया जाता है ये वाला, ये लिखित प्रारूप कहलाता है। ठीक है, इसमें पूरी बात नहीं लिखी जाती है लेकिन शुरुआत लिख दी जाती है और उसका एक विधिवत फॉर्मेट बना दिया जाता है। ये लिखित प्रारूप अलग क्यों है उदाहरण वाले प्रारूप से, वो इसी में स्पष्ट कर दिया गया है। 2021 में पहली बार ये क्लैरिटी से अलग हुआ है। कैसे, नहीं तो लोग लिखित प्रारूप का मतलब ये समझते थे कि हमको इसमें उदाहरण लिखना है। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पर उदाहरण पूछा है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल। अब उदाहरण में आपको पूरी बात लिखनी है। कार्यालय आदेश जैसे एक वास्तविक होता है वैसा आपको
बनाना है, उसमें कहीं भी डॉट डॉट वाला नहीं, पूरा का पूरा कार्यालय आदेश लिखना है। ये उदाहरण हुआ, ठीक है। तो ये अंतर है। विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए इसका उदाहरण लिखिए, ठीक है। इसका उदाहरण इसका भी पूछ लिया गया। तो आप समझ लीजिए लिखित प्रारूप का मतलब क्या है कि केवल डॉट डॉट वाला प्रारूप आपको इसमें बनाना है। अब यहाँ पर कुछ और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ में प्रारूप भी पूछते हैं उससे। जैसे अशासकीय पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हो। अर्थ स्पष्ट करने का मतलब है कि इसकी आप एक परिभाषा दे दीजिए और कम से कम 5 विशेषताएं बता दीजिए, ठीक है। 5 विशेषताएं बता दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। परिभाषा बता दीजिए कि अर्थशास्त्रीय पत्र किसे कहते हैं, 5 विशेषताएं बता दीजिए। कार्यालय ज्ञाप में पूछा गया कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, तो कार्यालय आदेश की एक परिभाषा बता दीजिए और इसके बारे में 4-5 विशेषताएं इसकी लिख दीजिए शॉर्ट में। विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करना, इसका भी मतलब ये हुआ कि विज्ञप्ति की आप परिभाषा लिख दीजिए और विज्ञप्ति के बारे में 4-5 उसकी विशेषताएं लिख दीजिए, ठीक है। तो मतलब चाहे अर्थ स्पष्ट करने को पूछे, चाहे ये पूछे कि ये पत्र किसे कहते हैं, या ये पूछे कि ये इसका आशय स्पष्ट कीजिए, सबका मूल मंत्र यही है कि आपको उसके बारे में परिभाषा कहीं पर कोई प्रेस्क्राइब्ड परिभाषा नहीं होती। परिभाषा का ये मतलब होता है कि जो उस पत्र को सबसे अलग बनाता है, अन्य पत्रों से अलग बनाता है, उसको हम परिभाषा मान लेते हैं। जैसे अर्थशासकीय पत्र के केस में क्या है, अर्थशासकीय पत्र शासकीय पत्राचार का ऐसा प्रारूप होता है जिसमें अनौपचारिक रूप से एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सीधे रूप पे व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखता है। बस ये उसकी जो है परिभाषा हो गई, ठीक है, और सबसे अलग भी हो गया। इसी तरह से जो है करना होता है। अब पत्र लेखन में कुछ बहुत सामान्य सावधानियां होती हैं, ठीक है, उनको हमको ध्यान रखना है। प्रेषक जो लिखा होता है उसके बाद कॉमा लगेगा। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ, जो है देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए प्रेषक लिखा है, ठीक है। प्रेषक के बाद जो है कॉमा लगेगा, जो लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। इस साइड जो है शासनादेश में पत्रांक आता है ऊपर, फिर प्रेषक का नाम, पदनाम, शासकीय पता, ये ब्लैंक वाला है। अगर आप पूरा उदाहरण लिख रहे हैं तो काखागा लिख देंगे, ठीक है, याराला, आबासा कुछ भी लिख देंगे, लेकिन असली नाम कोई नहीं लिखा जाएगा। सेवा में जिसको भेजा जाना है उसका शासकीय पता, ठीक है, वहाँ पर जो है उसका नाम नहीं लिखा जाता है। उसके नीचे आ जाता है अनुभाग, सचिवालय के पत्रों में अनुभाग होता है, और इधर स्थान और दिनांक एक साथ लिखा जाता है। जैसे लखनऊ दिनांक 15 अगस्त 2025, ठीक है, उदाहरण हो गया। अब 15 अगस्त में ध्यान रखिएगा, 15/8/2025 आपको नहीं लिखना, 15 अगस्त हिंदी में लिखना है, देवनागरी में 2025 पूरा लिखना है। इसके बाद महोदय के बाद कॉमा लगेगा, फिर ये इस तरह से पूरा होने के बाद अंत में भावदीय के बाद कॉमा लगता है, वहाँ हस्ताक्षर किए काखागा लिख के ब्रैकेट में, मतलब ये नाम है अधिकारी का, पदनाम के बाद फुल स्टॉप लगना है। ये सब बारीकियां हैं जो आपको हम लोग वीडियो लेक्चर्स में पूरा सिखाते हैं। जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो बार बार इसको आपको याद दिलाते हैं, ठीक है। फिर नीचे पृष्ठांकन किया जाता है, वहाँ संख्या फिर से डाली जाती है, तद दिनांक लिखा जाता है, उसके बाद जिसको प्रतिलिपि की जाती है, फिर नीचे आज्ञा से शब्द आता है। जब भी आज्ञा से लिखेंगे तो भौदी की तरह ही इसमें कॉमा लगेगा, नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, पदनाम के आगे फुल स्टॉप लगेगा। तो ये सब कुछ ऐसे बेसिक नियम हैं जो आपको पत्र लेखन में फॉलो करने हैं। प्लस ये आपकी मार्जिन है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा इधर की मार्जिन है, ये हमारी इधर की मार्जिन है, ठीक है। इस मार्जिन से बाहर कुछ पत्र नहीं आना है। और प्रेषक सेवा में, सॉरी ये देखिए, प्रेषक सेवा में विषय, महोदय, संख्या, प्रतिलिपि, ये सब एक सीध में आना चाहिए, ना ये इधर ना ये उधर। मतलब एग्ज़ाम की आपकी ज़रूरत ये है कि आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि आप कंप्यूटर से जैसे पत्र को टाइप करते हैं सेम उस तरह के अलाइनमेंट के साथ में आप लिखें। आप जब इधर लिख रहे हैं तो ये सब कुछ एक सीध में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। काखागा, समस्त, आप, अतः, ये एक सीध में होना चाहिए।
मतलब जो टाइपिंग के सिद्धांत हैं, जब आप टाइपिंग करते हैं या टाइप किया हुआ लेटर देखते हैं, सेम वैसे ही आपको कॉपी पे बनाना है, तब जाके आपको 6, 7, 8 नंबर मिलेंगे 8 में। लोग कहते हैं कि सर मुझे 4 ही मिला, 5 ही मिला, मैंने बड़ा अच्छा फॉर्मेट बनाया था। आपने कोई अच्छा फॉर्मेट नहीं बनाया था। फॉर्मेट बनेगा इस तरह से, नपा तुला, बिल्कुल अलाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 2017 के मेंस में पूछा गया था, लिखित रूप, लिखित प्रारूप और उसके बाद उसके प्रारूप की रूपरेखा। ठीक है, तो ये सब शब्द बहुत कम कंफ्यूज करते हैं। अगर लिखित रूप में प्रारूप पूछा है तब भी डॉट डॉट वाला है, प्रारूप की रूपरेखा का मतलब भी डॉट डॉट वाला है। ठीक है, तो ये सब जो है 2017 का हो गया। 16 का भी देख लीजिए, यहाँ भी लिखित प्रारूप, लिखित प्रारूप। एक्चुअल में प्रारूप तो लिखित ही होता है, मौखिक कौन सा प्रारूप होता है? तो थोड़ा सा ये पूछने का तरीका ही गलत है। सीधे सीधे ये पूछना चाहिए कि इसका प्रारूप बनाइए या इसका उदाहरण लिखिए, तो ज़्यादा स्पष्टता आ जाएगी। हालांकि 2021 के पेपर में इतनी आयोग ने मेहरबानी की कि लिखित प्रारूप को अलग, उदाहरण शब्द को अलग करने का प्रयास किया। ठीक है, हो सकता है हम लोग की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच गई हो। अब इसके बाद जो है अगला सेगमेंट आपका है प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली ये 2021 का मेंस है। ये देखिए हमारे नोट्स से जो पीला वाला किया गया है, ये हमारे नोट्स का पोर्शन है, हमारे नोट्स से ही आया है और यही हमने जो है अपनी नीली वाली किताब में सब छापा है और ज़्यादा इम्प्रूव्ड करके छापा है। ठीक है, इस तरह से शब्द आएगा जैसे प्रोविजियो है। प्रोविजियो का शर्त और परंतुक दोनों ही होता है, आप कोई इसमें लिख सकते हैं। बाई लॉ है, उपनियम या उपविधि इसका अर्थ होता है। अबेंडोनमेंट होता है, परित्यजन या परित्याग होता है। कोरिएंडम या इराटा शुद्धिपत्र होता है। कैडर को कैडर भी कहते हैं, हिंदी में एसएच भी यूज करते हैं। और संवर्ग एक उसका अच्छा हिंदी शब्द है। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें पारिभाषिक शब्दावली का मतलब ये होता है कि जो हम प्रशासनिक कामों में जो शब्द यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए एक उदाहरण से मैं बता दूं आपको, जैसे सेल है। सेल का आप बायोलॉजी में जाएंगे, अर्थ क्या होता है? कोशिका होता है। ठीक है, सेल का आप लीगल में जाएंगे या प्रशासनिक में जाएंगे तो कोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ये वाला जो है प्रेफरेंस देना है। कोसा भी आता है इसमें। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी वाली मीनिंग पे नहीं जाना, आपका उसका प्रशासनिक अर्थों में क्या प्रयोग किया जा रहा है उसकी बात करते हैं। सेल तो जो है जेल की कोठरी को भी कहते हैं। ठीक है, तो एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली का मतलब है कि हमको वो वाला जो है शब्द प्रयोग करना है जो प्रशासनिक कार्यों में यूज़ होता है। तो आपको जो है कोर्स में और बाकी हमारी बुक में, और ये जो है ऐसा सेगमेंट है, ये कई सारी और बुक्स में भी दिया गया है। देखिए मैं मेंस के बुक में, जैसे मैं प्री में बहुत सारी किताबों को आपको विकल्प दे देता हूँ कि आप वासुदेव नंदन पढ़ लीजिए, आप हरदेव बहारी पढ़ लीजिए, आप जो है राघव प्रकाश पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन मेंस में वास्तव में बता दूं मैं कि कोई भी ऐसी मुझे संपूर्ण पुस्तक नहीं दिखती है। हालांकि हम लोग लेके आए हैं, अब अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ करनी पड़ेगी जो है। तो हमने जो है ये एक पहला प्रयास किया है कि एक जो है इस तरह की बुक लेके आई जाए जो आपको हर तरह से सेटिस्फाई कर सके, तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी आप जो है जिस भी प्रकाशन को पसंद करते हैं आप कंपेरिजन कर लीजिए, जो आपको समझ में आए करिए, कोई हमारी बुक लेना आपके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए आपका जो है 2017 मेंस के प्रश्न आए हैं। ठीक है, ये सब हमारे ही नोट्स में जो है मैक्सिमम पूछे गए थे। हमने ये दिखाई, देखिए आपको हम ये दिखा भी दे रहे हैं, ये येलो वाला जो है वो हमारे ही नोट्स से है। अब जैसे हम सेल की अभी बात कर रहे थे ना, सेल देखिए आया था। सेल का मतलब कक्ष भी होता है, प्रकोष्ठ भी होता है। और अब आप यहाँ पर कोशिका लिख के आएंगे तो आपको उत्तर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक अर्थों में उसका अर्थ पोस्ट, कोष्ठ, प्रकोष्ठ या जो है कक्ष होता है। इसी तरह से रैंक का पद या श्रेणी आप लिख सकते हैं। ड्यू डेट का मतलब नियत तिथि, देय तिथि या नियत तारीख लिखते हैं। सरप्लस मतलब जो है अधिसंख्य होता है। परमिट का मतलब होता है अनुज्ञा पत्र। ठीक है, तो ये सभी जो है इसका इस तरह से प्रशासनिक शब्द थोड़ा सा विशिष्ट होती है। लेकिन फिर भी याद ध्यान लीजिए, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं,
जब भी आप प्रशासनिक शब्दावली की कोई किताब पढ़ेंगे तो 80% शब्द आपको पता होंगे, केवल जो आपको संघर्ष करना है, जो याद करना है, वो 20% शब्दों के कारण होता है। ये जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो है मुहावरों का वाक्य प्रयोग आ जाता है, ठीक है। जैसे टाट बाहर होना का मतलब बहिष्कृत होना होता है। अब जात पात से अलग होना इसका अर्थ है, ठीक है। तो इसका अर्थ लिखा जाएगा, इसका एक वाक्य प्रयोग किया जाएगा। ये 2021 के मेंस के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो है ये 2017 के मेंस के क्वेश्चंस हैं। ये सब हमने जो है पढ़ाए हैं और इस तरह से हम ये जो है ब्रैकेट में हमने लिख भी दिए हैं जो इसके वाक्य प्रयोग भी, और ये हमारी बुक्स में सब जो है अवेलेबल भी हैं। कोर्स में इसका खूब अभ्यास कराया जाता है। ये 2016 मेंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे आप लोग होते हैं ना, कभी कहते हैं सर हमको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं पुराने, तो ये हैं और हमारी बुक में सब जो है दिए हुए हैं। इसके बाद जो है कंप्यूटर के प्रश्न बहुत ही सामान्य स्तर के आते हैं, आप पढ़ लीजिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। 2021 में इस समय देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। www क्या है, ठीक है, तो आप लिख दीजिए वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो ये जो है नेट से इंटरनेट के लिए जो है काम करता है। इंटरनेट ब्राउज़र क्या है, जिस पे आप इंटरनेट को जो है के पेजेस को खोलते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। अब आप बता दीजिए मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है, तो ये सब का उदाहरण दे दीजिए। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैम तथा रोम में क्या अंतर है, बहुत शॉर्ट में लिखना होता है। HTTPS क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। हमने अपने कोर्स में केवल 100 प्रश्न कराते हैं, वो 100 प्रश्न हमारी बुक में भी दिए हैं। उस 100 प्रश्न से बाहर आता ही नहीं है। पिछले 2-3 मेंस का जो है ये रिकॉर्ड है। ये देखिए 2017 मेंस के क्वेश्चंस, MS वर्ड क्या है, रैम क्या है, पेन ड्राइव क्या है। आप कोई भी मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति, इसके लिए कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना है, तो आप जो है बहुत सारे जो है कंप्यूटर की बुक्स आती हैं, जैसे ल्यूसेंट की आती है और भी घटना चक्र की आती है, कई सारी आती हैं, कोई भी आप बुक ले सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर फुल फॉर्म्स वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, सब आप देख सकते हैं। GPRS क्या है, XML क्या है, बायोस क्या है, CD-ROM क्या है। इसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ वाले में आप जिन स्रोतों से पढ़ते आए उन्हीं स्रोतों से पढ़िए। आपके पास हमारी पीली वाली किताब है तो बस वो रामबाण है। जैसा मैंने कहा कि 59 प्रश्न केवल 2000 अभी के पेपर में आए हैं जो आप दे के आए हैं, ठीक है, 27 जुलाई को। तो उसी किताब को पढ़िए और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, रिवीजन करते रहिए। 30 ही क्वेश्चन आने हैं और नंबर आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये हमारी किताब है, अमेज़ॉन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, ऑफलाइन भी है। बेस्ट सेलर बुक है समीक्षा अधिकारी में, ये हमारी, और सभी के पास है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास है। बहुत से जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास इसकी PDF भी है। हिंदी निबंध, हिंदी निबंध का जो है मैंने आपको संरचना तो बताई थी कि साहित्य, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से एक करना है आपको। विज्ञान, आर्थिक क्षेत्र, कृषि में से एक निबंध करना है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय विकास में से एक करना है। सब 40-40 नंबर के होंगे। अब आपको ये समझना होगा कि अगर आप आज की डेट से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आप निबंध के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको जनसत्ता अखबार का कहीं एडिटोरियल मिल सके, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें होता है, ठीक है, नहीं है तो आप उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। या पेपर, अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ जनसत्ता हिंदी उपलब्ध है तो आप उसको मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, मतलब निबंध के लिए मैं जो है आपको स्पेशली कह रहा हूँ। जो लोग द हिंदू पढ़ने में सक्षम हैं वो लोग द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश का अखबार है। हालांकि शायद उसका हिंदी संस्करण भी जो है मैंने कहीं देखा है, पता नहीं कोई ट्रांसलेट करता है या आता है, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। उसके अलावा दैनिक जागरण या कोई भी राष्ट्रीय संस्करण का अखबार अगर आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन आप मंगाते हैं, डेली का डेली संपादकीय पढ़िए और उसमें जो आर्टिकल निकला है उसको अपने शब्दों में परिवर्तित करके लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, कोई भी निबंध आप लिखने जाते हैं उसमें पहले प्रयास करिए कि आप उससे जुड़ा करंट का कोई तथ्य अगर लिखते हैं तो वो निबंध आपका सुपरहिट हो गया। 40 में 28, 30, 32 नंबर तक आप उससे घसीट सकते हैं, ला सकते हैं, अगर आप उसकी करंट अफेयर से तैयारी करते हैं, ठीक है। दूसरा, निबंध लेखन में समय शब्द सीमा भी है। आपको जो है 600 शब्द का इसमें निबंध लिखने को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ शब्द सीमा।
तो आपको जो निबंध लिखना है, अगर A4 साइज का पेपर आप करते हैं तो 3 पेज में सभी का कैसी भी राइटिंग हो 600 शब्द आ जाता है। मतलब एक जनरल आकलन मेरा ये है, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 पेज तक पहुंच सकता है अगर कोई बड़ा बड़ा लिखता है। ठीक है, तो आप 2-3 बार निबंध लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप 600 शब्द जो है कहाँ तक लिख रहे हैं। तो 600 से 800 के बीच में आपको शब्दों का प्रयोग करना है, ना बहुत लंबा लिखना है, 600 से छोटा भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप बहुत सारगर्भित और सटीक लिख रहे हैं तो 550-600 शब्द जो है भी पर्याप्त हैं। इनमें से हर सेगमेंट से 2-2, 3-3 निबंध तैयार कर लीजिए और सभी में आपका हर सेगमेंट में कोई ना कोई एक फेवरेट टॉपिक होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा साहित्य और संस्कृति, अगर आपका ये फेवरेट है। दूसरे वाले सेगमेंट में मान लीजिए हमने कहा कि कृषि एवं व्यापार आपका फेवरेट है। तीसरे में हमने कहा कि आपका राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाएं फेवरेट हैं। तो जो आपके फेवरेट वाले हैं इनमें आप 55 निबंध तैयार कर लीजिए अच्छे से, खूब अच्छे से। और बाकी पे आप 2-2 निबंध, 3-3 निबंध तैयार कर लीजिए। ठीक है, अभी आपके पास समय है। और कोर्स में रहेंगे तो आपको हम आखिरी में 15-20 निबंध की एक सूची ही दे देंगे, उसी में से निबंध आ जाता है। हर साल का ये अनुभव है। ठीक है, मतलब 9 में वैसे भी आपको 3 ही करना है, हम 15 बता देंगे, उसमें से 3 तो आने ही आने हैं, क्योंकि वो हम लोग का अनुभव है कि कैसे हम लोग जो है उसको देखते हैं चीज़ों को। तो ये हो गया। और जो तैयारी की बात है, अखबार का संपादकीय रोज़ पढ़िए। ठीक है, कुछ अच्छी मैगजीन्स ले आइए। योजना कुरुक्षेत्र को पढ़ना शुरू करिए, बड़ी सस्ती होती है, सरकारी प्रकाशन की होती है। ठीक है, विज्ञान के लिए आप विज्ञान प्रगति ला सकते हैं, उसमें आपको साइंस के टॉपिक्स मिल जाएंगे। कुरुक्षेत्र और योजना में आपको योजना वाला पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, कृषि वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, साहित्य संस्कृति के लिए अगर आपको किताब ही लेनी तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमारी किताब में भी निबंध है, वो पर्याप्त हैं। अगर आपको लेनी है तो आप किसी भी प्रकाशन की ले लीजिए जिसको आप अच्छा समझते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, किताबी निबंध से जो आपका काम नहीं चलेगा। आपको निबंध लिखने का खुद के अंदर जो है एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा लिखेंगे, हफ्ते में कम से कम आप 2 निबंध लिखने का टारगेट रखिए और उसको किसी योग्य व्यक्ति से चेक कराइए। अगर आप कोर्स में होंगे तो हम लोग तो चेक ही करेंगे। ठीक है, और हिंदी में निबंध में मार्किंग बहुत हार्ड होती है। 80 नंबर पहुंचना 120 में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वर्तनी की गलतियां सबसे पहले देखी जाती हैं। फिर आप जो है आपका राइटिंग कैसी है उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, उसको करेंगे। अब आपको मैं ये देखिए, ये निबंध जैसे आया था, ये सब 2021 वाला भी हमने पहले ही करवा दिया था अपने, उसी से सब जो है आपका कोर्स में जो है पूछ लिया गया था। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने ये देखिए है ना, संस्कृति एवं साहित्य का अंतर संबंध, आप यहाँ पर देख लेंगे, ये पूछा गया है साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। सेम निबंध जो है 2021 में हम लोगों ने ये हमारा वो है जो हम कहते हैं ना 15 निबंध देते हैं, वो उसकी का गैस वाला है। ये पीले रंग से हाईलाइट किया है। जो हमने दिया ये सब पूछे गए, जो हमने पीले से हाईलाइट किया है ये उसी साल के पेपर में आप मिला लीजिए, ये सब उससे पूछे गए। थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन सेम जो है निबंध वही है। ये सब पूछे गए हैं उस साल के पेपर में। ठीक है, तो कोर्स में जो लोग होते हैं उनको 15 ही निबंध आखिरी में हम लोग बता देते हैं। प्रैक्टिस तो बहुत सारे कराते हैं, 50-60 निबंध प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन अंत में 15-20 निबंध कह देते हैं कि इसको आखिरी में जो बिल्कुल फाइनल तैयार करके जाइएगा। ठीक है, ये देखिए रूस यूक्रेन विवाद वाला प्रश्न उसी साल पूछा गया था, जो है नया नया शुरू हुआ था। ये सब जो है हम लोग के कराए हुए निबंध हैं, उनसे जो है क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं। ये देखिए, ये 2017 मेंस के हैं। ठीक है, अब हम सभी आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपके पास ये हैं, बुक में ये सब निबंध दिए गए हैं। 2014 के निबंध हैं। निबंध लेखन के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हालांकि इस पर मेरा एक अलग से वीडियो पूरा है। अब जैसे मान लीजिए निबंध लेखन की शुरुआत कैसे करते हैं। मान लीजिए एक टॉपिक हमने लिया, भारत में अक्षय ऊर्जा, भविष्य की संभावनाएं और आगे की राह। ठीक है, एक टॉपिक है हमारा ये। अब इसको हमको शुरुआत कैसे करनी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कैसे करें, तो पहले हम इस टॉपिक को सर्च करके, चाहे गूगल पे, चैट जीपीटी आजकल आ गया है, उसके अलावा जो है बुक्स हैं, इस पे आप कुछ प्रमुख तथ्य इकट्ठे कर लीजिए जो आप
उसको रफ में कहीं नोट कर लीजिए। जैसे हमने कहा COP26 में भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। तो ये सब क्या है, कुछ प्रभावशाली तथ्य हैं इस निबंध में सम्मिलित करने के लिए। इसी तरह से हमने कुछ निबंध जो है अपना कुछ तथ्य नोट कर लिए, ठीक है। अब हम इसकी प्रस्तावना की रूपरेखा बनाते हैं। ये रफ वर्क है, ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। जो उसमें रफ सेगमेंट होता है, जैसे आपको निबंध लिखना शुरू करना है, आपको 1 घंटे में एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो आप 50 मिनट में निबंध लिखिए, लेकिन 10 मिनट में उसकी प्रस्तावना बनाइए। प्रस्तावना एक बार बन जाएगी रफ पे तो फटाफट निबंध लिख जाएगा। प्रस्तावना में हमने क्या किया, हमने कहा कि सबसे पहले हम अक्षय ऊर्जा का परिचय देंगे कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, अक्षय ऊर्जा क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और कोई करंट की घटना से अगर इसकी शुरुआत कर सकेंगे तो वो। जलवायु परिवर्तन के साथ परिप्रेक्ष्य में अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का क्या महत्व है, ये हम प्रस्तावना में लाएंगे, ठीक है। ये हम प्रस्तावना की रूपरेखा बना रहे हैं। भारत में अक्षय ऊर्जा की क्या क्षमता, सेम इसी तरह से हम कोर्स में भी जो वीडियो कराते हैं वो इसी तरह से कराते हैं, ऐसे ही आपको वीडियो में देते हैं, ठीक है। इसके बाद मुख्य भाग में आते हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य का लक्ष्य क्या है, ये हम मेन बॉडी में लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिबद्धताओं के संक्षिप्त विवरण, अक्षय ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे सरकारी प्रयास, अक्षय ऊर्जा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का समन्वय, भारत के समक्ष चुनौतियां और समाधान, ये सभी जो है इसमें आ जाएगा। इसके बाद जो है निष्कर्ष, जो सबसे मतलब ये समझ लीजिए प्रस्तावना और निष्कर्ष ये निबंध की जान होती है। मैं जब स्वयं भी निबंध चेक करता हूँ छात्रों के, तो प्रस्तावना पे बहुत ध्यान देता हूँ, निष्कर्ष पे 2 से अगर मैं संतुष्ट हूँ तो समझ लीजिए कि नंबर अच्छे ही मिलने हैं बच्चे को, ठीक है। तो यही जो है एक्चुअल एग्जाम में भी होता है। निष्कर्ष में हमको पूरे निबंध का एक जीस्ट लिख के लाना रहता है। तो निष्कर्ष के लिए भी हमने, निष्कर्ष ज़्यादातर प्रगतिशील होना चाहिए, ठीक है। कि जैसे हमने कहा कि भारत में अक्षय ऊर्जा की भविष्य की क्या संभावनाएं हम देखते हैं, ठीक है। क्या क्या हम बेहतर और कर सकते हैं इस फील्ड में, ये सब चीज़ें निबंध में लाई जाती हैं। मतलब निबंध निगेटिव कभी, निबंध में निष्कर्ष कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्रगतिशील, आपकी प्रगतिशील सोच को, दूरदर्शी सोच को दिखाने वाला होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों का हमने वो बना लिया। अब उसी के आधार पे जो अभी हमने पीछे आपको रफ पॉइंट्स दिखाए, प्रस्तावना में क्या रूपरेखा है, मुख्य भाग में क्या है, निष्कर्ष में क्या है, उसको ही ड्राफ्ट करते हुए इस तरह से एक निबंध हम बना देंगे। सेम ऐसे ही हम अपने कोर्स में पढ़ाते भी हैं और कोर्स में देते भी हैं। ये हम जो है इस तरह से बनाते चले जाएंगे। मुख्य भाग, ये जो मुख्य भाग लिखा है ये रफ का काम है, लिखा नहीं जाता कहीं पर निबंध। निबंध जो है पूरा स्ट्रेट लिखा जाता है, उसमें अलग से हेडिंग वगैरह नहीं डालते हैं। ये हो गया, ठीक है। इस तरह से मुख्य भाग हो गया। निष्कर्ष हम ले आए, जो संभावनाओं वाली बात कही थी वो पूरी यहाँ पर लिख दी। तो इस तरह से एक बेहतरीन निबंध जो है हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिखते हुए तैयार कर लिया। अब तैयारी उसका कैसे शुरू करें, ठीक है। अपने समय को आप जो है 6 दिनों में बांट लीजिए, ठीक है। 6 दिन, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को छोड़ दीजिए, संडे का क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब एक एक टॉपिक ले लीजिए। मंडे को मान लीजिए हमने कहा कि हमको पत्र लेखन पढ़ना है। ट्यूसडे को हमने कहा कि हमको मुहावरे पढ़ने हैं। वेडनेसडे को हमने कहा कि हमको प्रशासनिक शब्दावली पढ़नी है, ठीक है। फिर थर्सडे को हमने कहा कि हमको कंप्यूटर पढ़ना है। फ्राइडे को आपने कहा कि आपको अपठित गद्यांश वाला करना है, ठीक है। उसके बाद सैटरडे, संडे 2 दिन निबंध में दीजिए। निबंध में क्योंकि आपको ज़्यादा समय लगना है, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा कि आपको दो निबंध लिखने हैं इस हफ्ते में, तो सैटरडे को हम निबंध की तैयारी करेंगे। तैयारी का मतलब हम उसके लिए डेटा इकट्ठा करेंगे, हम उसके लिए तथ्य इकट्ठा करेंगे, हम उसकी रफ में प्रस्तावना तैयार करेंगे और संडे को जाके हम फाइनल निबंध अपना लिख लेंगे, ठीक है। तो निबंध को आप 2 दिन दीजिए, बाकी को। अब इसके साथ क्या करना है, रोज आपको 1 घंटा रोज क्या करना है, आपको जो है हिंदी जो ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ना है और रोज 2 घंटा आपको जीएस पढ़ना है, ठीक है। 2 से 3 घंटा जितना आप समय दे सकें, ठीक है। और इसको आपको जो है
कम से कम जो है 2 घंटा इसमें आपको देना है प्रतिदिन, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे 2, 2, 4, 1, 5, कम से कम 5 घंटे हो गए, 5 से 6 घंटे हो गए, और आधा घंटा आपको या 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स अब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि वो करंट अफेयर्स आपको निबंध में भी काम आने वाला है। इसलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा सा जो अखबार बेस्ड मैंने कहा ना, इसीलिए न्यूज़पेपर बेस्ड आप एनालिटिकल तरीके से पढ़िए, ठीक है। जो प्रमुख समाचार हैं, जैसे मान लीजिए कोई नई विदेश नीति है कि किन्हीं 2 देशों में कोई नई जंग छिड़ गई है, कोई लड़ाई है, तो थोड़ा सा तथ्यात्मक पढ़ने के साथ थोड़ा एनालिटिकल पढ़िए, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए कि अगर हमको इस टॉपिक पे इन केस निबंध लिखना पड़ जाए तो जो है हम कैसे लिखेंगे। तो अच्छा अखबार पढ़ेंगे आप, उसमें जो अच्छी खबरें हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रभावित करने वाली खबरें हैं, जो आपके निबंध में पूछी के लिए संभावित खबरें हैं, उनको अच्छे से विश्लेषण करके उनके पॉइंट्स को नोट्स करके और कोशिश करिए कि उस पर निबंध जो है तैयार करिए, ठीक है। निबंध को 2 दिन दीजिए। पहले दिन समझ लीजिए उस पर आपको लेख लिखना है, उसके लिए आपको डेटा इकट्ठा करना है, उसके लिए आपको रूपरेखा बनानी है। अगले दिन जो है उसको निबंध को आप फाइनलाइज करके उसको चेक करवा लेना है किसी से, ठीक है। तो ये जो है आपको तैयारी करनी है। यानी अगर आप 8 घंटा समय निकालते हैं तो आपकी मेंस की परफेक्ट तैयारी शुरू हो जाएगी जीएस के साथ साथ में। 280 प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि आज से ही आप शुरुआत करिए और अनवरत पढ़ना शुरू कर दीजिए। 8 घंटे का अपना शेड्यूल बना लीजिए। जीएस को हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जीएस हम एक बार पार करके आ गए हैं तो जीएस हमको अब बहुत आसान हो गया है। जीएस कभी आसान नहीं होता। जीएस हमेशा उतना ही टफ रहेगा, जितना प्री में था उतना ही मेंस में रहेगा, इसलिए उसको हल्के में नहीं लेना है। जीएस को भी 2-3 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स को आधा घंटा पढ़ना है। हिंदी ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ना है और 2 से 3 घंटे जो है हिंदी आलेखन वाला काम करना है। जिस दिन आपने जो टर्न बनाया है उस दिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और इस तरह से आप जो है लगेंगे तो आपके जो है आएंगे। बाकी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो लोग कहते हैं कि हमको निबंध लिखने में या हमको संक्षेपण करने में सार लेखन करने में अपने गद्यांश का दिक्कत आ रही है, इसका मतलब यही है कि हिंदी की ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं तो आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको जो उपन्यास पढ़ना, आप हिंदी की चीज़ें पढ़िए, हिंदी साहित्य पढ़िए। किसी के भी उपन्यास, किसी की भी अच्छी किताबें, उनको जो है कुछ नहीं 4 पन्ना 3 पन्ना रोज़ पढ़िए। अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करिए। जितना ज़्यादा आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा उतना बढ़िया तरीके से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इतना लंबा वीडियो देखा है तो आपको कैसे मेंस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, मेंस परीक्षा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेंस में कोई ना कोई मेंटोरशिप आपको चाहिए। चाहे आप किसी सीनियर के अंडर में तैयारी करिए, कोई ना कोई गाइडेंस आपको डायरेक्ट चाहिए जो आपको आपकी कॉपीज़ को चेक कर सके, आपको आपकी गलतियों को आप तक बता सके, ठीक है। इसलिए आप जिसके भी साथ जुड़ना चाहें, अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र में एक स्थापित नाम है, हमने 45 सिलेक्शन अब तक दिए हैं, 45+ सिलेक्शन दिए हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने संस्थान के नाम को और ऊपर ले जाएं। तो हम 2023 के मेंस के बैच से भी कम से कम 50 सिलेक्शन की उम्मीद के साथ में जो है इसको शुरुआत कर रहे हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर मत करिए। कूपन कोड भी जारी कर दिया गया है छूट के लिए, आप छूट सहित एडमिशन ले सकते हैं। 11 से हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे और आपको कोर्स जो है पहले ही प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक आप जो है कोर्स से स्टार्ट करिए पढ़ना। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स,
उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।